अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर डॉक्टर मोहम्मद अमीन आज नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन, क्लास 11th फ़िज़िक्स, और इसके बुक के पेज नंबर 93 पे टॉपिक नंबर है 3.8 लीनियर मोमेंटम, और आज उसका फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और लीनियर मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशंस है, आज ये चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में लीनियर मोमेंटम के बारे में सीखा था कि P जो है, हम लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं और ये mv के बराबर होता है। मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम उस बॉडी की मैस और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा। इसी तरह हमने पिछली क्लास में सीखा था कि फोर्स जो होती है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक वो ma के बराबर होता है। तो इस प्रीवियस रिव्यू को यूज़ करते हुए ये टॉपिक आज हम सीखेंगे। रिलेशन क्या है लीनियर मोमेंटम और फोर्स के दरमियान, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के दरमियान क्या रिलेशन है, तो इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। किसी जिस्म में लीनियर मोमेंटम के तब्दीली की शरह को उस जिस्म पर असर करने वाली फोर्स के बराबर होगी। मैथमेटिकली F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी है। आपके पास t टाइम है, डेल पी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। अब इसका प्रूफ पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू ma। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। और ए क्या है, आपके पास एक्सलेरेशन है। हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया था कि ए इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी है। तो इस ए की जगह इसकी वैल्यू डेल वी ओवर डेल टी पुट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सलेरेशन, तो एम इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी। अब डेल वी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डेल वी और डिवाइड बाई टाइम होगा। तो हमारे पास m इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा जब डेल वी की वैल्यू पुट करेंगे। तो एम वी एफ माइनस एम वी आई अंदर m मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। तो ये एम वी एफ आपके पास फाइनल मोमेंटम है, पी एफ से आप लिख सकते हैं, और एम वी आई आपके पास इनिशियल मोमेंटम है, वी पी आई से आप डिनोट कर सकते हैं इसको। ये आपके पास डेल पी ओवर डेल टी आ जाएगा और ये अप्लाइड फोर्स के इक्विवेलेंट है। तो यही हमने प्रूव करना था। और डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो अप्लाइड फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, चेंज इन मोमेंटम। जिस तरफ मोमेंटम चेंज हो रहा होगा उस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमने न्यूटन सेकंड लॉ और लीनियर मोमेंटम की रिलेशन आपस में सीख ली। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत F इज़ इक्वल टू ma हम ऑलरेडी वाकिफ़ थे, और ये टॉपिक पढ़ के हमने एक नई रिलेशन फोर्स और लीनियर मोमेंटम के दरमियान निकाली। F इज़ इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी, यानी न्यूटन सेकंड लॉ की अब दो फॉर्म हो गई हमारे पास। एक F इज़ इक्वल टू ma और दूसरी F इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। इस नॉलेज को यूज़ करते हुए अब हम दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं, केस बी, इम्पल्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी इम्पल्स जो एक नई फिज़िकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे अभी, और चेंज इन मोमेंटम डेल पी, इसके दरमियान क्या रिलेशन है। इसको हम डिफाइन यूँ करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम एट विच इट एक्ट्स इज कॉल्ड इम्पल्स। फोर्स एफ और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जितने टाइम तक ये किसी बॉडी पे एक्ट करती है, फोर्स और टाइम, इसका प्रोडक्ट हमें एक नई फिज़िकल क्वांटिटी देता है जिसको इम्पल्स कहते हैं, और इसको J से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली इसका फार्मूला है J इज इक्वल टू F क्रॉस डेल टी। इक्वेशन नंबर 3.15 है आपके पास बुक में। तो इम्पल्स से एक नई फिज़िकल क्वांटिटी आ गई जो कि फोर्स और ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसका प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, फोर्स इसमें मैक्सिमम है
और डेल टी बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब एक बहुत बड़ी फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो उसको इम्पल्स कहते हैं, इसकी फिज़िक्स। अब इसका प्रूफ हम पढ़ेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आगे प्रूफ के बाद थोड़ी दूंगा, कुछ एग्जांपल्स देके जहाँ ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर। प्रूफ इसका ये है कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ये फॉर्म है, F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय डेल टी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेल टी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डेल टी मल्टीप्लाइड बाय एफ फोर्स इज इक्वल टू डेल पी। तो ये जो क्वांटिटी है एफ मल्टीप्लाइड बाय डेल टी एक नई क्वांटिटी दे रही है जिसको हम इम्पल्स कहते हैं, डिनोटेड बाय जे। ये आ जाएगा एफ क्रॉस डेल टी और इज इक्वल टू डेल पी, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं पी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गई है इम्पल्स की, इसको 3.16 ले दें, ये रिलेशन है हमारे पास इम्पल्स की नई रिलेशन। अब डायरेक्शन क्या होगी इम्पल्स की? एक्चुअली इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है, वेरी फास्ट चेंज इन मोमेंटम है, तो डायरेक्शन जो होगी इम्पल्स की वही मोमेंटम वाली होगी। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स will be that of डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट इम्पल्स की? इम्पल्स की डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम वाली होगी। द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स विल बी दैट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा होगा इम्पल्स की वही डायरेक्शन होगी। अब इसको थोड़ा एग्जांपल ग्राफिकल तरीके से अगर देखें तो हमारे पास अगर t इधर लेते हैं, ये t1 है और ये t2 है, T1 T2 और फोर्स यहाँ F। जब एक बहुत बड़ी फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगेगी तो हमारे पास इम्पल्स हासिल होगी। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। इलांग एक्स एक्सेस हम टाइम ले रहे हैं और इलांग वाई एक्सेस हम फोर्स ले रहे हैं, तो ये ग्राफिकली एक बहुत बड़ी फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी के लिए लग रही है, तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी दे रही है जिसको इम्पल्स कहते हैं। के जो फनामिनाज हैं शॉर्ट इंटरवल टाइम के जो फनामिनाज हैं ये हम पढ़ रहे हैं, ये इम्पल्सिव फनामिनाज हैं जो बड़े स्लो टाइम के लिए होते हैं, थोड़े से टाइम के लिए जो फनामिनाज होते हैं उनको हम इम्पल्सिव फनामिना कहते हैं। तो व्हाट डज इम्पल्स टेल? इम्पल्स हमें क्या बताती है या इसकी फिज़िक्स क्या है? तो इम्पल्स जे इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम हमें एक क्वांटिटी देता है जो कि इम्पल्स है, और यही रिलेशन है इम्पल्स की और मोमेंटम की। व्हाट इम्पल्स टेल्स? इम्पल्स हमें बताती क्या है? हार्ड ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट क्विकली एंड गॉट डैमेज्ड। इसकी फिजिक्स ये है कि हार्ड ऑब्जेक्ट जो होते हैं, सख्त जिस्म, उनका आपस में जब टकराव होता है तो वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, वहाँ कोलिजन टाइम बहुत कम होता है, और उसके नतीजे में हार्ड ऑब्जेक्ट जो हैं जिनकी सतह बहुत सख्त होती है वो डैमेज हो जाते हैं। जैसे कोलिजन्स ऑफ फास्ट मूविंग कार, अगर दो कार आ रही हैं, एक इधर से आ रही है और दूसरी इधर से आ रही है, और आपस में ये कार्स कोलाइड होते हैं, ये कार्स आपस में कोलाइड होती है, वजह से ये दोनों कारें हेड एंड कोलाइड होके एक दूसरे को डैमेज कर देती हैं। यानी इनका जो एक्शन होगा आपस में टकराव का, और उसके बाद रिएक्शन जो होगा न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक, एक्शन एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन, तो इनका जो एक्शन के बाद रिएक्शन होगा वो बहुत फास्ट होगा। जब ये कारें टकराएंगी
तो इनका जो रिएक्शन होगा वो बहुत फास्ट होगा, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा और ये कार्स डैमेज हो जाएंगी। एक दूसरी मैंने एग्जांपल यहाँ दी है, एक फुट बनाया है, पाँव है, कोई बंदा है पाँव के साथ ठोकर लगा रहा है स्टोन को, स्टोन हार्ड ऑब्जेक्ट है। अब जैसे फुट उसको लगाता है तो उसका पाँव डैमेज हो जाता है, इसलिए कि ये एक्शन लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है पाँव की स्टोन के ऊपर, और रिएक्शन जो है स्टोन का वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, फ़ौरन हो रहा है, और उस वजह से उसका पाँव जो है ना वो ज़ख्मी हो रहा है। हार्ड ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट क्विकली एंड गॉट डैमेज, यानी हार्ड ऑब्जेक्ट ने जल्दी जल्दी रिएक्ट किया, स्टोन ने रिएक्ट किया और ये डैमेज हुआ। और इस केस में काज ने रिएक्ट किया, एक्शन टकराना था, रिएक्शन डैमेज था, फ़ौरन वो डैमेज हो गई। और इसका दूसरा जो है, दूसरी फिज़िक्स है, दूसरा ये है सॉफ्ट यानी कि नरम ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट स्लोली, वो आहिस्ता से रिएक्ट करते हैं एंड नॉट डैमेज, वो डैमेज नहीं होते। जैसे ये बालून है, बालून पे ऊपर ये फोर्स लगा रहा है पाँव की मदद से, तो बालून के अंदर पाँव थोड़ा घुस गया, वहाँ स्पेस थी, तो उस वजह से स्पेस की वजह से ये बालून के अंदर पाँव घुस गया और कोलिजन टाइम इंक्रीज़ हो गया, टी यहाँ डेल टी जो था वो इंक्रीज़ हुआ, जबकि इस केस में डेल टी शॉर्ट रहा, बहुत कम रहा, डिक्रीज़ रहा, उस वजह से यहाँ डैमेज हुआ। तो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट रिएक्ट स्लोली एंड नॉट डैमेज, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोली रिएक्ट करते हैं, यानी कोलिजन टाइम वहाँ इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे बालून को ठोकर लगा रहे हैं पाँव से, तो कोलिजन टाइम ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और उससे आपका पाँव डैमेज। कार्स में एक्सीडेंट वगैरह से बंदों को बचाने के लिए कार्स के अंदर एयर बैग यूज़ किए जाते हैं, ताकि कोलिजन टाइम उससे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से बंदा जो है ना नुकसान से बच जाता है, एक्सीडेंट से बच जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा ये जो जंप करते हैं खिलाड़ी ऊपर, तो यहाँ नीचे जो है ना फोम के गद्दे होते हैं, यहाँ पे इस जगह जंप करके आए तो यहाँ नीचे अगर ये हार्ड फर्श हो तो उनकी बॉडी डैमेज हो जाती है। अगर उसकी जगह यहाँ फोम हो या कोई सॉफ्ट हो, रेत हो, वो मटेरियल हो, तो कोलिजन टाइम उससे इंक्रीज़ हो जाता है। कोलिजन टाइम के इंक्रीज़ होने से उनकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचता। तो यही फ़नामिनाज जो शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए होते हैं उनको हम इम्पल्सिव फ़नामिनाज होते हैं, और इनको अगर इनमें कोलिजन टाइम हम बढ़ा दें, इन फ़नामिनाज में कोलिजन टाइम हम बढ़ा दें तो बॉडी डैमेज होने से बच जाती है। डियर स्टूडेंट, आप तीसरा केस हम पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मीन्स डज नॉट चेंज, कांस्टेंट रहना, कंजर्व रहना, तब्दील ना होना, मुस्तकिल रहना। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट। अगर कोई हम क्लोज सिस्टम ले लें, आइसोलेटेड सिस्टम ले लें जिसमें एक्सटर्नल फोर्स नील हो, बाहर से कोई कुव्वत ना लगे, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वहाँ जो उसके अंदर सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका जो मोमेंटम होगा विल बी कंजर्व, वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, मीन्स डज नॉट चेंज, तब्दील नहीं होगा। इसको मैथमेटिकली हम यूँ लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम पी आई इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम पी एफ। अब आइसोलेटेड सिस्टम को समझते हैं कि एक यहाँ कोई कंटेनर है, उसमें गैस मालिक्यूल हैं, वो रेंडमली एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इस कंटेनर में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक, और बाहर से ना कोई फोर्स आ रही है, ना कोई हीट सप्लाई हो रही है, ना कोई और फैक्टर आ रहा है, और ना अंदर वाली बाहर जा रही है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा, अलग थलग निज़ाम उसको कहेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में जब बाहर से कोई कुव्वत नहीं लग सकेगी, कोई फोर्स नहीं लग सकेगी, कोई फैक्टर हीट वगैरह अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी, तो ये सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम जो गैस के मॉलिक्यूल्स का है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाएगा। इसका प्रूफ सीखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ।
जो उसकी नई शेप बनी थी। एफ इज इक्वल टू डेल पी और डेल टी, हमारे पास इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू डेल पी और डेल टी। अब अगर f इज इक्वल टू 0 है, इसी में हम f एक्सटर्नल फोर्स 0 पुट करते हैं, जब बाहर से कोई कुव्वत सिस्टम पे नहीं लग रही, एक्सटर्नल आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नील है, तो f इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही इक्वेशन हमारे पास यूँ आ जाएगी 0 इज इक्वल टू डेल पी और डेल टी। तो हमारे पास t को इस तरफ मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल पी। तो हमारे पास अगली शेप इसकी आ जाएगी विच इम्प्लाइज दैट डेल पी इज इक्वल टू 0। डेल पी क्या है, पी एफ माइनस पी आई, ये है इज इक्वल टू 0। तो पी एफ इज इक्वल टू पी आई, तो ये इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर बैरूनी कुव्वत नहीं लग रही, f इज इक्वल टू 0 है, f एक्सटर्नल 0 है जैसे इस केस में, तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आपको उम्मीद है हमने डिस्कस किया था लीनियर मोमेंटम को, और इसके तीनों केसेस को आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।